हमारा टॉपिक पिछली वीडियो से आगे कंटिन्यूड है। द प्रेग्नेंट पेशेंट, द सिविरिटी ऑफ द पोटेंशियल रिस्पॉन्स टू रेडिएशन एक्सपोजर इन यूट्रो इज़ बोथ टाइम रिलेटेड एंड डोज रिलेटेड। कितने टाइम के लिए रेडिएशन एक्सपोज हुई है और कितनी डोज एक्सपोज हुई है। द पीरियड मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन एक्सपोजर अकर बिफोर बर्थ, यानी कि यूट्रस के अंदर ही फीटस को जो डोज एक्सपोज होती है 2 हफ्ते के बाद। जो 2 हफ्ते से पहले है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, क्योंकि वो ऑल और नन है, या अबॉर्शन होगा या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। द फीटस इज़ मोर सेंसिटिव अर्ली इन प्रेगनेंसी दैन लेट इन प्रेगनेंसी। द हायर द रेडिएशन डोज द मोर सिवियर will be the radiation response. Time dependence. A misunderstanding is that the most critical time for irradiation is during first 2 weeks. In fact, this is the time during pregnancy when such irradiation is least hazardous. The most likely biologic response to irradiation during the first 2 weeks of pregnancy is resorption of the embryo and therefore no pregnancy. मतलब या अबॉर्ट हो जाएगा, खुद ही निकल जाएगा, या फिर आगे कंटिन्यू करेगा। नो अदर रिस्पॉन्स इज़ लाइकली। नो कंसर्न हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेंटल abnormalities during the first 2 weeks of pregnancy. Such a response has not been demonstrated in experimental animals or in humans after any level of radiation dose. डोज जितनी भी हो, रिस्पॉन्स यही है। अगर आगे प्रेगनेंसी चलेगी तो आगे जाके उसको जिस तरह म्यूटेशन वगैरह या ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जिस तरह म्यूटेशन या ग्रोथ रिटार्डेशन, माइक्रोसेफेली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह वगैरह ये नहीं होंगे पहले 2 हफ्ते में अगर रेडिएशन एक्सपोज हुई तो। द टाइम फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली द सेकंड वीक टू द 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके दौरान जो बॉडी के ऑर्गन है वो बनते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फीटस आर डेवलपिंग इन इफ द रेडिएशन डोज इज सफिशेंटली हाई, congenital abnormalities may result. Early in organogenesis, the most likely congenital abnormalities are associated with skeletal deformities. हड्डियों के जो मसले मसाइल होते हैं, स्कल छोटी बनती है या स्कल की बोन्स बनती नहीं है। अल्ट्रासाउंड में अक्सर हम एनेंसेफली या एकरेनिया देते हैं एनोमली स्कैन के दौरान। Later in this period, neurologic deficiencies are more likely to occur. During the second and third trimester of pregnancy, the response previously noted are unlikely. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान फिर अगर रेडिएशन हो भी जाए तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस पूरा बन चुका होता है। If a response occur after irradiation during the last 2 trimester, the principal response would be the appearance of malignant disease during childhood. कैंसर हो सकता है। The response to irradiation during pregnancy require a very high radiation dose. No such response would occur at least less than 250 milligray T tissue. Such dose levels are highly unlikely, yet they are possible with patients who receive multiple X-ray examination ऑफ द एब्डोमेन और पेल्विस, या फिर वो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट जो एक्सरे कर रही है और प्रॉपर शील्डिंग और अलारा को नहीं फॉलो कर रही। दे आर एसेंशियली इम्पॉसिबल विद रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट बिकॉज देयर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आर सो लो। नो अदर सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स हैव बीन रिपोर्टेड आफ्टर इरिडेशन इन यूट्रो। डोज डिपेंडेंस, डोज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट्स आएंगे, कम होगी तो इफेक्ट उतने ही कम आएंगे। एज वन माइट इमेजिन, virtually no information is available at the human level to construct dose response relationship for irradiation in utero. After an in utero radiation dose of 2 gray, it is nearly certain that each of the effects noted previously will occur. इतनी ज़्यादा डोज लेकिन लगती नहीं है। The likelihood is small, however, that an exposure of this magnitude would be experienced in diagnostic radiology. CT स्कैन अगर एब्डोमेन का करवा लें प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर इतनी डोज लग सकती है, एक्सपोज हो सकती है। Spontaneous abortion after irradiation during the first 2 weeks of pregnancy is unlikely at radiation doses less than 250 milligray tissue. 250 मिलीग्रे टिश्यू से जो कम रेडिएशन डोज होगी उस पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी नहीं होगा, बल्कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी।
द रिस्पॉन्स एट लोअर डोजेज वुड बी प्रोपोर्शनेटली लोअर, जो इससे कम होगी उस पर वैसे भी नहीं होगी. द इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द एब्सेंस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर इज एस्टिमेटेड टू बी इन 25 to 50% range. In the absence of radiation exposure, approximately 5% of all live births exhibit a manifest congenital abnormality. रेडिएशन ना भी लगे तो 5% को वैसे भी कोई ना कोई एनॉमली हो जाती है. A 1% increase in congenital abnormalities is estimated to follow a 100 milligray fetal dose with a proportionately lower increase at lower dose. इससे कम डोज होगी तो ये 1% मज़ीद नीचे आ जाएगा, 0.9, 0.8, 0.5 वगैरह वगैरह. ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द रिलेटिव रिस्क ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड चाइल्डहुड malignancy is in the range of 5 to 10. It drops to approximately 1.4 ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर. जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसका रिस्क कम होता जाएगा malignancy का. द ओवरऑल रिलेटिव रिस्क इज एक्सेप्टेड टू बी 1.5, ए 50% इंक्रीज ओवर द नेचुरली अकरिंग इंसिडेंस. की नेचुरली जो अकरिंग है वो 1 है तो ये 1.5 है, तो तकरीबन बराबर ही है. और वो भी डोज अगर बहुत ज़्यादा लगे तो ही चाइल्डहुड malignancy होगी. पेशेंट इन्फॉर्मेशन. Safeguards against accidental irradiation early in pregnancy present complex administrative problems. This situation is particularly critical during the first 2 months of pregnancy when such a condition may not be suspected. Pregnancy का पता ही नहीं होता तो accidentally radiation exposed हो जाता है. And when the fetus is particularly sensitive to radiation exposure, और उस दौरान fetus प्रेगनेंसी से सेंसिटिव भी होता है क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस का मरहला भी 2 से 10 वीक्स के दरमियान होता है. हाँ, 2 वीक्स के जो पहले होगा उसको तो ऑल और नॉन रिस्पॉन्स है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर 2 months द रिस्क ऑफ इरेडिएशन एंड अननोन प्रेगनेंसी बिकम स्मॉल बिकॉज द पेशेंट इज़ यूजुअली अवेयर ऑफ हर कंडीशन. 2 महीने के बाद पेशेंट को पता वैसे भी लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर एहतियात करते हैं, रेडिएशन वाले एरिया में नहीं जाते. If the state of pregnancy is known, then under some circumstances the radiologic examination should not be conducted. कोई खुसूसी तौर पे अगर एक्सरे करना हो तो करवाते हैं, वरना प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे से कंप्लीट परहेज़ करते हैं. एक्सरे या सीटी या एंजियोग्राफी भी, जिस प्रोसीजर में ये आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं. One should never knowingly examine a pregnant patient with X-rays unless a documented decision to do so has been made. कि सीनियर किसी कंसल्टेंट डॉक्टर ने कहा है, रिटर्न में कहा है तो ही एक्सरे करना है प्रेग्नेंट का, वरना नहीं करना, और वो भी रिटर्न में. When a pregnant patient must be examined, the examination should be done with precisely collimated beam and carefully positioned protective shield. शील्ड भी लगानी है, लेड एप्रन भी उसके एब्डोमेन पे डालना है, और साथ ही कोलीमेट भी करना है अगर चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं या फिर कोई हैंड का या कोई फुट वगैरह का, लिम्ब वगैरह का कर रहे हैं. तो दिस ऑफ हाई केवी टेक्निक इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सच सिचुएशन. एंड हाई केवी होगा तो साफ ज़रा, फिर लो एमएस भी होगा. लो एमएस होगा तो पेशेंट की रेडिएशन डोज कम होगी काफ़ी. इलेक्टिव बुकिंग. द मोस्ट डायरेक्ट वे टू इंश्योर अगेंस्ट द इरेडिएशन ऑफ एन अनसस्पेक्टेड प्रेगनेंसी इज़ टू इंस्टीट्यूट इलेक्टिव बुकिंग. ये एक तरीका है. दिस रिक्वायर्स दैट द क्लिनिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट डिटरमिन द टाइम ऑफ द पेशेंट्स प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं होता ऐसे. ये हर पेशेंट से पूछते रहें कि एक्सरे करवाना है तो उससे हम पूछें हाँ भाई आपकी LMP क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब है. एक्सरे एग्जामिनेशन इन विच द फीटस इज़ नॉट इन और नियर द प्राइमरी बीम मे बी अलाउड बट दे शुड बी अकम्पनीड बाई पेल्विक शील्डिंग. पेल्विक शील्डिंग पर ज़रूरी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है हमारे यहाँ. आइडियली द रेफरिंग फिजिशियन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फॉर विद होल्डिंग द एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन अबाउट इट्स नेसेसिटी. ये जो रेफ़र करेगा ये उसी की ज़िम्मेदारी ही होगी कि वही पेशेंट से हिस्ट्री लेगा कि भाई आपका एक्सरे करवा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी का चांस तो नहीं है कोई. पेशेंट क्वेश्चनर. An alternative procedure is to have the patient herself indicate her menstrual cycle. Patient खुद ब खुद हमें बताए. In many diagnostic imaging departments, the patient must complete an information form before undergoing examination. आजकल तो अल्ट्रासाउंड सबके पास होते हैं, सब लोगों को पता ही होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड में तो कंफर्म हो जाता है. These forms often include questions such as are you
Are you or could you be pregnant, and what was the date of your last menstrual period? Figure on next page is an example of such a simple yet effective questionnaire for protecting against irradiation of a pregnant patient. ये questionnaire दिया गया है, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा एक्सरे करवाना है, कौन सा एक्सरे नहीं करवाना, और पेशेंट से फिर क्या क्या पूछना है, क्या क्या शेडिंग करनी है वगैरह वगैरह। पोस्टिंग, ये दूसरा तरीका है। इफ़ नाइदर इलेक्टिव बुकिंग नॉर द रिक्वेस्ट फॉर्म सीम्स अप्रोप्रिएट टू ए डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विसेज, एन इक्वली सक्सेसफुल मेथड इज़ टू पोस्ट साइंस ऑफ कॉशन इन द वेटिंग रूम। वेटिंग रूम के अंदर ये पोस्टर लगा दें कि भाई प्रेग्नेंट लेडी बता दे हमें, प्रेग्नेंट का एक्सरे नहीं होता, उसके लिए एक्सरे ख़तरनाक है, उसके फीटस के लिए ख़तरनाक है वगैरह वगैरह। सच साइन could read, are you pregnant or could you be? If so, inform the radiologic technologist, or warning, special precaution are necessary if you are pregnant, or caution, if there is any possibility that you are pregnant, it is very important that you inform the radiologic technologist before you have an X-ray examination। के पोस्टिंग का मतलब यह है कि बैनर लगा दें वेटिंग रूम में भी, एक्सरे रूम में भी, और अगर गैलरी है तो उस गैलरी में भी। We meet our responsibility to the pregnant patient by posting sign in the waiting room. Figure ये जो नीचे दी गई है is a helpful poster that is available from the National Center for Devices and Radiologic Health. It has been estimated that less than 1% of all women रेफर्ड फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन आर पोटेंशियली प्रेग्नेंट। 1% से कम ही होता है, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है क्योंकि सब लोगों को पहले से पता होता है अल्ट्रासाउंड में या फिर जो वो स्टिक से चेक करते हैं। इफ़ ए प्रेग्नेंट पेशेंट एस्केप्स डिटेक्शन एंड इज़ इरेडिएटेड हाउएवर व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, कि अगर किसी प्रेग्नेंट को हम एक्सरे कर भी दें तो फिर क्या होगा। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टिमेट द फीटल डोज देखेंगे हम। द मेडिकल फिजिसिस्ट शुड बी कंसल्टेड इमीडिएटली एंड रिक्वेस्टेड टू एस्टिमेट द फीटल डोज, कि अगर चेस्ट का हुआ है तो फिर वो डोज़ है, एब्डोमेन का हुआ है तो उसकी अलग डोज़ है, अगर हैंड का हुआ है तो उसकी डोज़ मज़ीद कम है, तो इस तरह उसकी डोज़ देखेंगे। इफ़ ए प्रीलिमिनरी रिव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन टेक्निक यूज्ड, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, KV एंड MS वगैरह वगैरह सारे, डिटरमिन दैट द डोज मे हैव एक्सीडेड 10 मिली ग्रे टिश्यू, ए मोर कंप्लीट डोजीमेट्रिक एवेल्यूशन शुड बी कंडक्टेड, कि अगर 10 मिली ग्रे से ज़्यादा है तो फिर डोजीमीटर से उसकी डोज चेक करेंगे। डोजीमीटर से कैसे चेक करेंगे, पेशेंट तो चला गया है तो फिर उतना ही MA उतना ही KV दे के डोजीमीटर नीचे रख के फिर डोज उसकी मेजर करेंगे। दिस टेबल प्रेजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव फीटल डोज लेवल फॉर मैनी एग्जामिनेशन। ये बताई हुए हैं कि स्कल में ESC 70 होता है, फीटल डोज नहीं होता। सर्वाइकल स्पाइन में 110, शोल्डर उसमें भी फीटल डोज बिल्कुल नहीं, शोल्डर के एक्सरे में भी फीटल डोज नहीं होती, चेस्ट में भी नहीं होती अगर अच्छे से कोलिमेट किया हो। थोरेसिक स्पाइन में 1 मिली रैड होती है। कोलिसिस्टोग्राम पित्ते का करेंगे तो उसमें भी होगी। LS स्पाइन में ज़्यादा होगी क्योंकि फीटस भी उधर ही है एब्डोमेन में, और LS स्पाइन का भी एब्डोमेन से क्रॉस करके जाती है एपी। एब्डोमेन और KU भी सेम वही है। IVU या IVP इसमें ज़्यादा है, हिप और रिस्ट और फुट में बिल्कुल ज़ीरो है। Once the fetal dose is known, the referring physician and the radiologist should determine the stage of gestation at which X-ray exposure occur। अगर वो 2 हफ्ते से पहले होगा तो फिर उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, कि अगर 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी और X-ray एक्सपोज हो गया तो फिर कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑल और नन है, या फिर मिस्ड अपार्शन हो जाएगा या फिर बच्चा सर्वाइव करेगा आगे। अगर 2 से 10 हफ्ते है फिर ये सारी देखेंगे कि आगे उसका क्या करना है। विद दिस इन्फॉर्मेशन ओनली 2 अल्टरनेटिव आर पॉसिबल, अलाउ द पेशेंट टू कंटिन्यू टू टर्म और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। अगर देखेंगे डोज ज़्यादा हो गई है फिर हमें चांसेस होंगे, आगे हम एस्टिमेट करेंगे कि उसको फिटल कोई जेनिटल कोई इफेक्ट आगे शो होगा, उसका कोई माइक्रोस्फेली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, इतनी ज़्यादा डोज चली गई है। हम अपने अंदाजे से फिर पेशेंट को 2 तरीके बताएंगे कि या कंटिन्यू करें या फिर टर्मिनेट करवा दें, ज़ाया करवा दें। रिकमेंडेशन फॉर अबॉर्शन आफ्टर डायग्नोस्टिक एक्सरे एक्सपोजर इज़ रेयरली इंडिकेटेड, क्योंकि डोज इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। बिकॉज द नेचुरल इंसिडेंस ऑफ कंजेंटल एनोमलीज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5%। 5% को वैसे भी एनोमलीज होती हैं। नो सच इफेक्ट्स कैन रीजनेबली बी कंसिडर्ड ए कंसिक्वेंस ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे डोजेज। डोज बहुत कम होती है, 5% तो एक्सरे डोज के बगैर ही एनोमलीज आ जाती हैं। मैनिफेस्ट डैमेज टू द न्यू बॉर्न इज़ अनलाइकली एट फीटल डोज बिलो 250 मिलीग्रे। 250 मिलीग्रे से कम को तो वैसे भी नहीं होती कोई anomaly, although some suggest that lower doses may cause menstrual developmental abnormalities। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। In view of the available evidence
A reasonable approach is to apply a 100 to 250 milligray rule. Below 100 milligray, a therapeutic abortion is not indicated unless additional risk factors are involved. 100 मिलीग्रे से कम नहीं होगी, 250 मिलीग्रे से ज़्यादा abortion होगा. Above 250 milligray, the risk of latent injury may justify a therapeutic abortion. Between 100 and 250 milligray, the precise time of irradiation, the emotional state of the patient, the effect an additional child would have on the family, and other social and economic factor must be considered carefully. ये 100 मिलीग्रे से 250 मिलीग्रे के दरमियान है. 100 मिलीग्रे से कम वाले को कुछ भी नहीं होगा, 250 मिलीग्रे से ज़्यादा वाले का हम कहेंगे कि अबॉर्शन होगा. Fortunately, experience with such situation have shown that fetal doses have been consistently low. 100 मिलीग्रे से कम ही होती हैं. The fetal dose rarely exceeds 50 मिलीग्रे आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन. अगर किसी पेशेंट का गलती से हम KUB कर दिया बगैर किसी शीडिंग के, MA ज़्यादा डाल दिया, तो फिर वो 250 मिलीग्रे से ज़्यादा जाएगा, या CT स्कैन करवा लिया फिर जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा.